subscribe to the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I am going to discuss about the पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में, उसकी डिटेल पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द पैथोफिजियोलॉजी यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट स्टार्ट द टॉपिक। So, megaloblastic anemia means anemia that occurs due to the deficiency of vitamin B12 and the folic acid। means अगर आपकी बॉडी के अंदर में विटामिन B12 या फोलिक एसिड या दोनों की कमी हो रही है तो उसके वजह से जो है आपको एनीमिया होगा, वो एनीमिया आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। तो अल्टीमेटली इसमें जो आपके आरबीसी का साइज है इनलार्ज हो जाते हैं, इसलिए हम इनको मैक्रोसाइटिक एनीमिया के केस में रखते हैं, उसके अंदर में रखते हैं। और आपके जो इथ्रोसाइट्स हैं, जो इथ्रोब्लास्ट हैं आपके बोन मेरो के अंदर में, उनका भी साइज बढ़ जाता है, इसलिए हम उसको मेगालोब्लास्ट बोलते हैं। मीन्स दिस इज ऑल्सो नोन एज द विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड deficiency anemia, and that is associated with the macrocytic means enlargement of the red blood cells and the megaloblastic bone marrow erythropoiesis। तो जो भी आपके बोन मेरो में एरिथ्रोपोसिस होते हैं उनमें जो आपके बेसिकली जो साइज है आपके एरिथ्रोब्लास्ट का वो इंक्रीज हो जाते हैं ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ एनीमिया विटामिन B12 एंड द फोलिक एसिड। अब जैसे कि इसका बात करें कि बेसिक प्रॉपर्टी की, तो बेसिकली इसमें जो है MCV जो है बढ़ जाते हैं और आपके एरिथ्रोसाइट्स का साइज है इनलार्ज हो जाते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं क्या डिफरेंस है बेसिकली आपके इस एनीमिया के केस में और आपके नॉर्मल सेल्स में। तो जो आपके मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में जो आपके रेड सेल्स हैं उनकी साइज जो है इनलार्ज हो जाती है, इसलिए हम उसको मैक्रोसाइटिक रेड सेल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका रेड सेल इंडाइसिस। उसमें जो आपके आते हैं MCV मीन्स मीन कार्बोस्कल्स वॉल्यूम, MCH मीन्स होते हैं आपके मीन कार्बोस्कल्स हीमोग्लोबिन एंड MCHC मीन कार्बोस्कल्स हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। तो उसमें जो MCV और MCH का जो वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं और आपके MCHC का वैल्यू नॉर्मल या कम हो जाते हैं आपके मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के केस में। इसके अलावा जो बोन मेरो एरिथ्रोपोइसिस है उसमें जो नॉर्मल ब्लास्टिक सेल्स हैं वो लार्ज हो जाते हैं, मतलब मेगालोब्लास्टिक कन्वर्ट्स हो सकते हैं। और जो बोन मेरो में जो आयरन कंटेंट है वो आपके भी इंक्रीज हो जाते हैं आपके मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के केस में। सो दीज आर द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड द डिटेल मोर्फोलॉजी ऑफ द आरबीसीज। तो बात करते हैं अल्टीमेटली इसके जो मेन फीचर्स हैं वो है आपका मैक्रोसाइटिक, उसके अलावा है आपका इंक्रीज द MCV वैल्यू मोर देन 94 फेम्टोलीटर, तो इससे इंक्रीज हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन ये है कि ये होता क्यों है। बेसिकली आपका जो विटामिन B12 और फोलिक एसिड है बोथ आर द इसेंशियल मॉलिक्यूल्स दैट हेल्प टू मैच्योर द आरबीसीज और एरिथ्रोसाइट। तो अल्टीमेटली जो आपके एरिथ्रोपोइसिस का पाथवे अगर आप पढ़े होंगे डिटेल से, तो एरिथ्रोपोइसिस पाथवे जो स्टार्ट होता है आपके स्टेम सेल्स में, जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं उससे बनते हैं आपके प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। फिर प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से जो आपके मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स है उनका जो कन्वर्जन है उनमें आपके फोलिक एसिड और आपके विटामिन B12 का बहुत ही मेजर रोल होता है। बेसिकली फोलिक एसिड और विटामिन B12 आपके DNA सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होते हैं और ये DNA की प्रेजेंस है, DNA होने के कारण ही ये सेल जो है रेप्लिकेट हो सकते हैं, मतलब सेल डिवीजन जो है अल्टीमेटली DNA पे डिपेंड करता है। तो अगर फोलिक एसिड और विटामिन B12 कम हो गया सो दैट मे लीड टू द डिक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ द DNA। तो अल्टीमेटली फोलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी से DNA सिंथेसिस कम होगा। DNA सिंथेसिस कम होने के कारण जो है सेल डिवीजन रेट है वो कम होंगे आपके एरिथ्रोब्लास्ट का, और सेल डिवीजन रेट कम हो गया तो अल्टीमेटली जो साइज है वो इनलार्ज हो जाते हैं, उनका न्यूक्लियस जो है वो कम्प्लीटली डिसअपियर नहीं हो पाते हैं। मीन्स डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड लीड टू द इंक्रीज इन साइज एंड न्यूक्लियस। तो अल्टीमेटली विटामिन B12 और फोलिक एसिड जो हैं मैच्योरेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं एरिथ्रोसाइट्स के, और ये जो है साइज को कम करते हैं और आपके न्यूक्लियस को भी लॉस करते हैं। लेकिन ये अगर कम हो गया, ये नहीं मिल रहा है, तो उस केस में साइज बढ़ेगा और मतलब होगा मैक्रोसाइट और आपके जो न्यूक्लियस हैं वो भी प्रेजेंस हो सकते हैं। और न्यूरोसाइज होने के कारण ही उसका टर्म्स पड़ा है आपका मेगालोब्लास्ट। तो मेगालोब्लास्ट का जो टर्म है फर्स्ट आपके एडलिस्ट ने दिया था 1880 पे, तो 1980 पे आपके एलिस साइंटिस्ट ने ही इसको ऑब्जर्व किया था और टर्म दिया था मेगालोब्लास्ट। सो दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। नाउ कम टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और
मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ द विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही पाथवे हैं एक तरीके से आपके पैथोजेनेसिस का पाथवे है, समझना इसको बहुत ज़रूरी है ताकि आपको क्लिनिकल पिक्चर जो है इजीली अंडरस्टैंड हो सके कि एनीमिया के केस में किस तरीके से होते हैं। तो बात करें हम इसके विटामिन B12 और फोलिक एसिड ही मेन रीज़न है। अगर किसी कारणवश विटामिन B12 इंटेक नहीं कर रहे हैं या लॉस अधिक हो रहा है या फिर वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर, तो भी आपको एनीमिया हो सकता है। या फिर फोलिक एसिड की कमी से भी हो रहा है तो भी आपको एनीमिया हो सकता है। तो जो 2 मेन रीज़न है या 3 मेन रीज़न है आपके इसके इटियोलॉजी के, वो है आपके फर्स्ट इज़ द डिफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B12, सेकेंड इज द डिफिशिएंसी ऑफ द फोलिक एसिड, एंड थर्ड इज द डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12 बाय द इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होने के कारण विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, उससे जो एनीमिया होगा उसको हम पर्निशियस एनीमिया भी बोल सकते हैं, जो कि आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके ऑब्जेक्टिव्स में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या उनके बेसिक पॉइंट हैं। बात करते हैं हम विटामिन B12 को, उसको हम कोबालामिन भी बोलते हैं। कोबालामिन बेसिकली है आपका कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन। तो अल्टीमेटली इसमें 2 एक्टिव फॉर्म मेनली होते हैं हमारे बॉडी के अंदर में, वो हैं आपके मिथाइल कोबालामिन और आपके एडेनोसाइल कोबालामिन। इसके अलावा हाइड्रोक्सो कोबालामिन भी होते हैं, लेकिन मेन जो है यही दोनों होते हैं आपके मेटाबॉलिक फॉर्म में। उसके बाद बात करें थेरेपेटिक प्रिपरेशन की, जो थेरेपेटिक हम ड्रग लेते हैं उसमें जो है बेसिकली हम उसको बोलते हैं हम लोग साइनोकोबालामिन। अब आते हैं इसके बेसिकली इसके डिटेल पाथवे पे। तो जब भी हम डाइट के थ्रू क्योंकि आपके जो बॉडी के अंदर में जो विटामिन B12 है वो भी सिंथेसाइज होता है, जो आपके बोवेल पे जो आपके माइक्रोफ्लोरा हैं, माइक्रोफ्लोरा से भी आपके विटामिन B12 सिंथेसाइज होते हैं, बट वो इजॉर्ब उतना नहीं हो पाते हैं। इसलिए जो कम्प्लीटली हमारा बॉडी डिपेंडेंट है आपके एक्सटर्नल सोर्सेज हैं या फिर आपके डाइटरी सोर्सेज से हैं विटामिन B12 को लेकर। तो विटामिन B12 हम बेसिकली जो भी एनिमल प्रोटीन्स हैं, जो मीट हैं, चिकन हैं, लीवर हैं, किडनी हैं, हार्ट हैं, जो आपके रेड मीट हैं, फिश हैं, उनसे ही हमको मिलता है। ये आपके एनिमल प्रोडक्ट हैं, ये आपके प्लांट प्रोडक्ट नहीं हैं। इसलिए जो प्योर वेजिटेरियन हैं उनमें ये कमी हो सकती है, उनको रेगुलरली या इन विटामिन B12 जो है लेना चाहिए। तो बात करें हम लोग इसके पाथवे की, तो जब भी डाइट से हम लेंगे विटामिन B12 लेंगे, हमने विटामिन B12 को B से डिनोट किया यहाँ पे, तो ये जो विटामिन B12 है ये फर्दर हमारे जाते हैं गैस्ट्रिक एसिड पे, और वहाँ पे जो आपके गैस्ट्रिक आर बाइंडर है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है, और जो रिलीज़ होता है आपके सलाइवा से, मिल्क प्रोटीन से, मिल्क से या प्लाज्मा से या फेगोसाइट से। तो उनमें जो प्रेजेंस हैं उनमें जो रिलीज़ होता है आपका गैस्ट्रिक आर बाइंडर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है आपका विटामिन B12, और ये कॉम्प्लेक्स आपके पहुंचता है ड्यूडेनम में, जहाँ पे आपका गैस्ट्रिक आर बाइंडर डाइजेस्ट हो जाते हैं और बचता है आपका विटामिन B12। ये विटामिन B12 फिर उस ड्यूडेनम में प्रेजेंस इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर तरीके से क्लियर प्रोटीन है आपके विटामिन B12 के लिए, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर बेसिकली रिलीज बाय द पैलेटल सेल ऑफ द स्टमक पैरेलल टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपके स्टमक के अंदर जो पैलेटल सेल्स हैं उसमें बनते हैं आपके इंट्रिंसिक फैक्टर, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि ये एक तरीके से क्लियर प्रोटीन है आपके विटामिन B12 के लिए। ये फिर कॉम्प्लेक्स बनता है आपके विटामिन B12 के साथ, और ये पहुंचता है आपके इलियम म्यूकोसा पे। इलियम म्यूकोसा पे फिर ये विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ये आपके इंटेक होते हैं आपके म्यूकोसल सेल्स के अंदर पे। ये क्लियर प्रोटीन की तरह काम करता है। जैसे ये अंदर पहुंचता है ये अपना रिलीज़ करता है, कुछ समय बाद जो है विटामिन B12 पे रिलीज़ हो जाते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर जो है अलग हो जाते हैं। और यहाँ से जो इंटेस्टिनियल म्यूकोसल है या इलियम म्यूकोसल सेल्स हैं उससे भी आपके ब्लड तक पहुँचता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसकोबालामिन ट्रांसपोर्टर। तो अल्टीमेटली ये विटामिन B12 के लिए ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जिसको हम ट्रांसकोबालामिन बोलते हैं। ट्रांसकोबालामिन जो है बेसिकली TC से डिनोट किया गया है, TC2। तो ट्रांसकोबालामिन जो है आपके TC1, TC2, TC3 भी हो सकते हैं, जो मेनली है वो आपके TC2 है इन्वॉल्व होते हैं, जो कि आपके ब्लड तक पहुँचाता है। अब ब्लड में पहुँच गया आपके विटामिन B12। ये ब्लड में पहुंचने के बाद आपके जो लीवर हैं या बोन मेरो हैं उनमें अपटेक होते हैं और उनके रिक्वायरमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो अल्टीमेटली जो बात करें हम इसकी स्टोरेज की, तो आपकी जो लीवर है वो प्राइम साइट है आपके स्टोरेज का। आपकी बॉडी के अंदर में अप्रोक्सीमेटली 2 से 4 mg तक कंटेंट रहते हैं, जो कि 3 से 4 साल के लिए रिक्वायरमेंट के लिए पूरी हो जाती हैं। तो आपके जो लीवर में बेसिकली 2 mg तक कंटेंट रहते हैं, और आपके बाकी जो ऑर्गन्स हैं, चाहे किडनी हो, हार्ट हो, ब्रेन हो, उन सब में मिला के 2 mg स्टोर रहते हैं। सो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट या प्राइम साइट ऑफ द विटामिन B12 स्टोरेज इज द लीवर। ठीक है, और अब आते हैं बेसिक
फोलिक एसिड के पाथवे पे। तो फोलिक एसिड जनरली हम जो है हमारी बॉडी में नहीं बनता है, हम वो इनटेक करते हैं। तो फोलिक एसिड बेसिकली हम वेजिटेबल्स या मीट से दोनों से ले सकते हैं। तो आपके जो पॉलीग्लूटामेट फॉर्म में हम लेते हैं, पॉलीग्लूटामेट फॉर्म में हम जब लेते हैं वो, तो फिर वो डाइजेस्ट होकर एंजाइम के थ्रू क्लीवेज होते हैं विद द हेल्प ऑफ फोलिक एसिड कॉन्जुगेस एंजाइम। वो बनते हैं आपके मोनोग्लूटामेट और डाईग्लूटामेट। ये मोनोग्लूटामेट डाईग्लूटामेट फिर आपके ड्यूडेनम में या जेजुनम में एब्जॉर्ब होते हैं, जिनका साइट है। एब्जॉर्ब होने के बाद ये जो मोनोग्लूटामेट और डाईग्लूटामेट हैं वो फिर आपके टेट्राहाइड्रोफोलेट में चेंज होते हैं, जो कि एक मोनोग्लूटामेट है। ये फिर आपके मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट्स होते हैं। और ये मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जो हैं आपके सेल्स पे अपटेक होते हैं विद द स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मींस फोलिक एसिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये अपटेक होने के बाद जो मिथाइल THF है वो फर्दर फिर पॉलीग्लूटामेट में चेंज हो जाते हैं और DNA सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होते हैं, जो आगे हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द विटामिन B12 एंड द साइनोकोबालामिन। सो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि क्या उसके बेसिक फीचर्स हैं आपके फोलिक एसिड के और विटामिन B12 के। तो आपके जो मेन फूड सोर्स हैं वो आपके विटामिन B12 के लिए एनिमल प्रोटीन्स हैं, चाहे वो मीट हो, फिश हो, चिकन्स हो, आपके लीवर हो। लेकिन आपके फोलेट के लिए वेजिटेबल्स भी हैं और मीट्स भी होते हैं। आपके जो हम जो कुकिंग करते हैं तो विटामिन B12 जो है उतना इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन आपके फोलिक एसिड इजीली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बात करें डेली रिक्वायरमेंट की, तो फोलिक एसिड का रिक्वायरमेंट अप्रोक्सीमेटली 100 to 200 μg है, जबकि विटामिन B12 का केवल 2 से 4 μg है, मतलब माइक्रोग्राम है। बात करें डेली इंटेक की, तो विटामिन B12 का जो डेली इंटेक है वो हमको 5 to 30 μg लेना पड़ता है, लेकिन फोलेट को हमको 100 to 500 μg लेना पड़ता है। ये डेली इंटेक है। बात करें इसके साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन की, तो विटामिन B12 के लिए इलियम है, जबकि फोलेट के लिए ड्यूडेनम और जिजेनम है। बात करें हम लोग इसके एब्जॉर्प्शन पाथवे की, तो बेसिकली आपका जो विटामिन B12 है वो इंट्रिंसिक फैक्टर के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। अब लेकिन बात करें फोलेट की, तो वो आपके कन्वर्ट्स होते हैं मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में और वो अपटेक होते हैं आपके अपटेक सिस्टम के थ्रू। बात करते हैं बॉडी स्टोर की, तो लीवर में बेसिकली लीवर में स्टोर होते हैं आपके विटामिन B12, जो कि आपके इनफ होते हैं मैक्सिमम 2 से 3 mg 2 to 3 mg होते हैं आपके स्टोर आपकी बॉडी के अंदर में, जो कि 2 से 4 साल के लिए काफ़ी होता है। बात करें हम फोलेट की, तो फोलेट में जो बेसिकली 10 से 12 mg तक स्टोर होते हैं हमारे बॉडी के अंदर में, जो कि इनफ होता है 4 से 4 मंथ के लिए। तो इसका बहुत ही कम है, मतलब फोलिक एसिड को डेली रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट भी, वो है आपका इंपॉर्टेंट पाथवेज ऑफ द फोलिक एसिड एंड द विटामिन B12 फॉर द DNA सिंथेसिस। सो अब आते हैं हम बेसिक पाथवे के बारे में, आपके DNA सिंथेसिस के पाथवे के बारे में, कि किस तरीके से आपके विटामिन B12 और फोलिक एसिड इन्वॉल्व होते हैं आपके DNA को बनाने के लिए। जैसे कि हमने कहा फोलिक एसिड और विटामिन B12 दोनों ही इंपॉर्टेंट है DNA सिंथेसिस के लिए। अगर DNA नहीं बनेगा, इनकी कमी हुई तो DNA नहीं बनेगा, DNA नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली सेल रेप्लिकेट नहीं होंगे, RBCs रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे आपके इथ्रोसाइट्स या इथ्रोब्लास्ट, तो अल्टीमेटली उनमें जो है साइज बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं मैक्रोसाइट, और आगे जाके वो मेगालोब्लास्ट में बनते हैं। तो आपका जो मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है जो प्लाज्मा में है वो अपटेक हो चुका है, वो होने के बाद विद द हेल्प ऑफ होमोसिस्टीन मिथ्योनिन रिएक्शंस इट कन्वर्ट्स इनटू द टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो अल्टीमेटली इसमें मिथाइल विटामिन B12 का रोल प्ले होता है, और ये जो होमोसिस्टीन है वो इसके मिथाइल ग्रुप को लेके बनता है मिथ्योनिन, बचता कि आपका THF मीन्स टेट्राहाइड्रोफोलेट। टेट्राहाइड्रोफोलेट फिर जाके मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होते हैं, और टेट्राहाइड्रोमिथाइलिन मतलब मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट जो हैं आपके DUMP मीन्स डीऑक्सी यूरिडाइलेट मोनोफॉस्फेट से कंबाइन होके आपका बनता है DTMP मीन्स डीऑक्सी थाइमिडाइलेट मोनोफॉस्फेट, और ये फिर आपके आगे जाके DNA बनाते हैं या RNA बनाते हैं। तो ये जो फिर हैं कन्वर्ट्स होते हैं DHF में। DHF जो हैं आपके डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम के वजह में वापस से THF में चेंज हो जाते हैं। तो ये पाथवे हैं। अगर विटामिन B12 नहीं हुआ तो अल्टीमेटली ये चेंज नहीं हो पाएगा। या फिर बात करें फोलेट डिफिशेंसी की, तो उस कंडीशन में जो है फोलेट नहीं होंगे तो अल्टीमेटली जो TMP नहीं बन पाएगा, DTMP नहीं बन पाएगा, उससे DNA नहीं बनेगा। या फिर DHFR रिडक्टेस एंजाइम अगर इनहिबिट हो जाते हैं तो भी वो टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तो ये 3 तरीके से जो है ये पाथवे डिस्टर्ब होते हैं। तो ये 3 मेजर पाथवे हैं आपके एनीमिया होने के, या तो फोलेट डिफिशेंसी जो यहाँ पे यूज़ होता है, या तो कोई ड्रग हो, जो कि बात करें मिथोट्रेक्सेट की, MTX मतलब मिथोट्रेक्सेट एक तरीके से एंटी कैंसर ड्रग है, या फिर फोलेट एंटागोनिस्ट है। ये इस एंजाइम को रिड्यूस कर देता है, मतलब इनहिबिट कर देता है। उसकी वजह से जो है आपका ये कन्वर्ट्स नहीं हो पाते हैं और अल्टीमेटली DNA नहीं बन पाते हैं। या फिर विटामिन B12 डिफिशिएंसी जो कि यहाँ पर प्ले रोल होता है।
सो दिस इज द बेसिक पाथवे ऑफ द डीएनए सिंथेसिस एंड द इम्पोर्टेंट फॉर द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो अल्टीमेटली जो बात करें हम इसके इटियोलॉजी की, तो इटियोलॉजी में यही 3 चीज़ मेन होते हैं, विटामिन B12 की कमी होना, फोलिक एसिड की कमी होना, या फिर इनका एब्जॉर्प्शन या पाथवे डिस्टर्ब होना। तो बात करते हैं हम लोग 1 बाय 1। तो फर्स्ट इज़ द विटामिन B12 डिसेंसी के लिए कौन कौन से रीजन्स हो सकते हैं। तो पहला आपका इनएडुकेट डाइट इनटेक। जाहिर सी बात है, डाइट के थ्रू आप नहीं ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको हो सकती है, जैसे कि बात करें हम वेजिटेरियन की हैं, वेजिटेरियन कंडीशन पे आप एनिमल नहीं ले रहे हैं, एनिमल प्रोटीन्स नहीं ले रहे हैं, तो आपको डाइट सोर्स से कम मिलेगा। या बात करें हम लोग इन्फेंसी की, या फिर जो आपके बच्चे हैं जो दूध पीते हैं केवल, वो भी नहीं ले पाते हैं मीट वगैरह, तो वो भी उनको भी कमी हो सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट इज द माल एब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्प्शन ढंग से नहीं होना, डिस्टर्ब होना। फॉर एग्जाम्पल GI कॉसेस, GI में एब्जॉर्ब नहीं होना किसी कारणवश, चाहे आपके पर्सनियस एनीमिया हो, मतलब आपके जो विटामिन B12 का जो मेन फैक्टर है वो है आपके इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि क्रिएट प्रोटीन है, वो कम हो गया, वो नहीं बन रहा हो, वो रिलीज नहीं हो रहा हो, तो भी आपका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपका गैस्ट्रेक्टोमी, अगर हम गैस्ट्रेक्टोमी कर देंगे, उसको काट के बाहर निकाल देंगे कुछ पार्ट को, तो भी वो कम हो जाएगा। उसके अलावा कंजेनिटल लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, तो ये कुछ रीजन्स हैं आपके गैस्ट्रिक के थ्रू या स्टमक के थ्रू, जिससे जो है ये जो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएंगे। उसके अलावा होगा आपका इंटेस्टिनल कॉसेस, मतलब इंटेस्टाइन में कुछ दिक्कत हो, जैसे कि बात करें क्रॉन्स डिसीज है, फिश टेपवर्म इन्फेक्शन है, या फिर इंटेस्टिनल ब्लाइंड लूफ सिंड्रोम है, क्योंकि अल्टीमेटली जो एब्जॉर्प्शन है वो आपके इलियम पे ही होगा। इलियम डैमेज हो गया है, इलियम ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो इलियम जो है एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, किसी काम नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपके विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, उससे जो है आपको एनीमिया हो सकती है। बात करते हैं सेकंड इज द फोलेट डिफिशिएंसी, फोलेट की कमी से होना। तो बेसिकली बहुत सारे इसके पॉइंट्स हैं। पहला आपका इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक, डाइटरी कम ले रहे हैं, ढंग से आप नहीं ले रहे हैं, तो है उसमें आपका एल्कोहलिक कंडीशन में आप नहीं लेते हैं। उसके अलावा आपको टीनेजर्स में नहीं लेते हैं डाइट ढंग से। उसके अलावा आपका इन्फेंट हैं या ओल्ड एज हैं या पोवर्टी के केस में जो है आपका फूड डाइट कम हो जाता है, उससे आप प्रॉपर ढंग से नहीं ले पाते हैं फोलिक एसिड, उससे भी आपको हो सकता है। या फिर जो माल एब्जॉर्प्शन है या एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, अपने सिस्टम खराब हो चुका है, जैसे कि बात करें कोलिक डिसीज़ पे या गैस्ट्रेक्टोमी या फिर क्रॉन्स डिसीज़, तो इन कंडीशन पे जो है आपके ये ढंग से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं आपके इलियम पे, आपके डिडनम पे, जिजनम पे। फिर आते हैं आपके एक्सेसिव डिमांड बढ़ गया किसी कारणवश, जैसे कि बात करें प्रेगनेंसी की या लैक्टेशन की, तो उस समय जो है आपकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, तो उसको उसमें भी कमी हो सकती है। फिर आपका पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन में जैसे कि कैंसर है, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स जो है बेसिकली आप जब लेते हैं तो आपको एनीमिया हो सकती हैं। उनमें आपके जो एंटी फोलेट ड्रग हैं खासकर उसमें दिक्कत करते हैं आपके एंजाइम्स में, ताकि वो ढंग से काम ना कर पाए, तो उस वजह से जो भी है आपको हो सकता है। फिर आपका TB, ट्यूबरक्लोसिस हैं, या फिर आपके आर्थराइटिस हैं, उन कंडीशन में भी जो है आपको फोलिक एसिड की कमी हो सकती है और आपको एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट है आपका एक्सेसिव यूरिन लॉस, अगर किसी कारणवश से आपके यूरिनरी लॉस ज़्यादा हो रहे हैं तो भी आपको हो सकता है। फॉर एग्जांपल लीवर डिसीज़ के अंदर में भी आपका यूरिन लॉस होता है, और आपके कॉन्जेनिटल हार्ट फेलियर के कंडीशन में भी जो है फोलिक एसिड का लॉस यूरिन के थ्रू एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपको कमी हो सकती है। दीज आर द मेन रीज़न ऑफ द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसके अलावा बहुत से रीजन्स हैं, उसको भी हम बात करेंगे इसी वीडियो पे। तो एंड इफ यू वांट टू नोट दिस लेक्चर प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, देन आई विल डिस्कस द अदर थिंग्स ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। कुछ और पार्ट हैं जिसको भी हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे, तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम फिर क्लास शुरू कर सकें। सो टेक स्क्रीनशॉट नाउ। सो इससे पहले हमने जो मेन इटियोलॉजी हैं आपके विटामिन B12 डिफिशिएंसी एंड द फोलिक एसिड डिफिशिएंसी के जो बेसिक इटियोलॉजी हैं उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके अलावा भी कुछ और इटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कुछ डिसीज़ हैं, कुछ आपके ड्रग्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि आपके एल्कोहल एब्यूज़ है, जेनेटिकली है, ल्यूकेमियास हैं, आपके माइलोफायरोसिस है। उसके अलावा आपके कुछ ड्रग हैं जैसे कि एंटी कन्वर्जन ड्रग हैं या मिथोट्रिक्सेट हैं, जो कि इन पाथवे को इनहिबिट करते हैं और आपको एनीमिया कर सकते हैं। बात करें हम लोग इनके पाथवे पैथोजेनेसिस की, तो जो भी पाथवे इन्वॉल्व हो रहे हैं उनमें डिस्टर्बेंस होने के कारण ही ये हो सकता है। अल्टीमेटली जो विटामिन B12 है या फोलिक एसिड की कमी से जो है ये जो पाथवेज हैं वो डिस्टर्ब होंगे, अल्टीमेटली DNA कम बनेगा या DNA सिंथेसिस जो है कम हो जाते हैं, उसके थ्रू जो है रेप्लिकेशन कम होंगे, साथ साथ जो एरिथ्रोसाइट का मैच्योरेशन है वो भी कम होंगे, और ये होने की वजह से जो है मैक्रोसाइटिक या मेगालोब्लास्टिक कंडीशन पे होगा, जिसको हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोल सकते हैं। बात करें सिम्टम्स की, तो सारे एनीमिया के सिम्टम्स जो हैं लगभग कॉमन होते हैं। इसमें आपके मसल्स वीकनेस होंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होंगे, वेट लॉस होंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट होंगे, उसके अलावा आपका पेलनेस ऑफ स्किन होंगे, हाइपोक्सिया होगा, टेकिकार्डिया होगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं आपके
मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के। बात करें हम लोग थेरेपी की, तो बेसिकली दो थेरेपी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला आपका जो भी रीजन्स हैं उनको अवॉइड करना, सेकेंड है आपका हम ड्रग लेना, ड्रग में जैसे कि जो भी सप्लीमेंट्स आते हैं यहाँ पे विटामिन B12 का या फिर फोलिक एसिड का, उसको लेना। थर्ड है आपका डाइटरी सोर्सेस, तो जो भी डाइटरी सोर्सेस हैं उसको हम यूज़ करें, जैसे कि विटामिन B12 के लिए आपके जितने भी एनिमल प्रोटीन्स हैं, आपके मिल्क हैं, आपके लीवर हैं, आपके फिश हैं, चिकन हैं, रेड मीट हैं, एग्स हैं, ये सब यूज़ करें। और जो आपके जो फोलिक एसिड के लिए क्या है, आपके ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, आपके सीरियल्स हैं, आपके प्रोटीन्स मिल्क प्रोटीन्स भी हैं, आपके एग फिश मीट भी हैं, उसके अलावा आपके ऑरेंज हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, ये सब मेन सोर्स हैं आपके फोलिक एसिड के। सो अगर आप नहीं नोट कर पाए हैं तो हमने एक इमेज शेयर कर रहे हैं आपको, उससे भी आप पूरी इटियोलॉजी को लिख सकते हैं आराम से, जो कि हर्ष मोहन के बुक में दिया हुआ है, तो उसको भी आप नोट कर सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू note, please take a screenshot, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.